हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके परीक्षा में हर साल छपता है, उस डेरिवेशन की बात हम लोग करने वाले हैं, जो आप लोग से पूछता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, ठीक ना। तो आप क्या कह सकते हो कि इस डेरिवेशन को आप लोग कैसे करोगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखो, यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में अगर कोई बिंदु है, तो उस कंडीशन में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। यह डेरिवेशन जो होता है वह आप लोग के एग्जाम में हर साल पूछता है, तो उस वजह से आप लोग इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इस पूरे वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। और जो ये चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप लोग, और जो ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम लोग के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग समझते हैं क्या कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसके डेरिवेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं, फिगर में क्या चीज मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। और अगर मान लीजिए आप लोग से परीक्षा में पूछता है, तो आप लोग को इस प्रकार से अपने कॉपी में क्या करना होगा, इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा। तभी की कंडीशन में आप लोगों को जो एग्जामिनर होगा वह आप लोग को अच्छे तरीके से नंबर देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक वैद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है, जो वैद्युत द्विध्रुव आप देख पा रहे हो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे यह वैद्युत द्विध्रुव है, और यह वैद्युत द्विध्रुव का यह कह सकते हो आप लोग मध्य बिंदु है, जिसको मैंने कैपिटल ओ का नाम दिया है। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु आप लोग देख पा रहे हो पी है, जिस पी पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और यह बिंदु देखो आप लोग पी क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में है क्या, बताओगे नहीं है। यह जो बिंदु आप लोग पी देख रहे हो इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में लंबवत है, तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोग से पूछूं कि जो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, तो बताओगे इस साइड में होने वाली है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वेक्टर E1। और यहाँ पे अगर पूछो कि जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु पी पर अगर पूछो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो बताओगे माइनस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होता है, और प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर की ओर होता है। इसका मतलब प्लस आवेश था तो इसकी वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वजह से इस साइड में है, और जो यह माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पी पे है वह इस साइड में है। अब यहाँ पे देखिए जो E1 है वह प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो E2 है वह माइनस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और दोनों के बीच में जो यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है, दोनों के बीच का जो कोण है उसको मैं मान लिया, और थीटा, थीटा कितना 2 थीटा। तो आप कह सकते हो E1 और E2 के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा है। और यहाँ पे जो E1 है और E2 है, इन दोनों का जो परिणामी है उसको मैं क्या माना हूं, ए माना हूं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप लोग। इस चीज को मैं यहाँ पे फिगर में क्या कहते हो, इस बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। जितना भी बातें समझाया हूं इन बातों को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ आप लोगों को। लिखा हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है वह माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कैपिटल पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हो कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, और E1 व E2 के बीच का कोण यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है। इस प्रकार से मैंने मान लिया है। अब देखो यार, यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है कि इन वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार यहाँ पे माइनस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेता हूं, और एक बार जो प्लस क्यू आवेश इसकी वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेता हूं, और दोनों का मैं क्या करता हूं, परिणामी निकाल लेता हूं। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या हो जाएगा, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे यह वाली दूरी आप लोग से चाहिए कि यह दूरी क्या होगी, तो यह दूरी कैसे निकाल सकते हो। देखो, अगर यहाँ पे मैं क्या किया, इसके समांतर जो यह रेखा देख पा रहे हो जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके समांतर अगर यहाँ पे रेखा बना रहा हूं, तो उस कंडीशन में अगर इस वाले कोण को थीटा कर रहा हूं, तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा हो जाएगा। और अगर मुझे इसकी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई मैं कैसे निकाल सकता हूं, आप अगर ध्यान से देखो तो ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग को समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय पता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को आधार की लंबाई कितना दिया है, एल दिया है,
और यहाँ पे लंब की लंबाई आप लोगों को कितना दिया है, r दिया है, और यहाँ पे कर्ण की लंबाई आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो उस कंडीशन में कर्ण का लंबाई निकालना, इसका मतलब आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो जब कर्ण इक्वल टू निकालोगे तो अंडर रूट में हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग कहने वालों की जो यह लंबाई आएगी, यह लंबाई कितना होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। सेम उसी तरीके से भी लंबाई कितना आएगी, तो बताओगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिखा हूं वही बात कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे आप लोग, तो उस कंडीशन में यहाँ पे E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। फार्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, है वैद्युत किसी बिंदु आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। उसी फार्मूले से मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछो तो E1 इक्वल टू क्या बताओगे, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू और अपन आर स्क्वायर क्या होता है, दूरी, और यहाँ पे दूरी देखो ये वाली दूरी है या यह वाली दूरी है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप लोग देख पा रहे हो प्लस क्यू आवेश की वजह से हो रहा है, और अगर मैं पूछूं कि जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप लोग क्या कहोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं क्या लिखा हूं, A2 और इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान, यहाँ पे दूरी देखो दोनों दूरी क्या है, समान है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हूं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो E1 का मान जो है और A2 का मान, दोनों मान आप लोग को सेम ही दिखाई दे रहा है, एक ही चीज आप लोग दिखाई दे रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि यह किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अगर ये x के बराबर है तो इसको भी x के बराबर आप लोग कह सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, समान है। अब मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग जब वेक्टर पढ़े हो तो वेक्टर में आप लोग को क्या पता है कि अगर दो वेक्टर अगर आप लोग को दिए इस प्रकार से, मान लीजिए यह वेक्टर है, यह दो वेक्टर है, यह वेक्टर मान लीजिए ए है और यह मान लीजिए वेक्टर क्या है, बी है, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर दो वेक्टरों के बीच का कोण अगर थीटा है तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टरों का अगर परिणामी वेक्टर निकालना होता है, परिणामी वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, परिणामी वेक्टर आर इक्वल टू आप लोगों को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab cos थीटा होता है। बोलो होता है क्या, बोलोगे यस सर होता है। तो इसी वाले फार्मूले से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो अगर सदिश राशि है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो E1 हम लोग निकाले हैं और जो E2 निकाले इसका हम लोग परिणामी निकाल सकते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ हूँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, यहाँ पे क्या बताओ, इस वाले फार्मूले से क्या लिख सकते हो, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टरों के बीच में कोण थीटा था तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग E1 और E2 के बीच में कोण कितना होगा, थीटा थीटा कितना 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 थीटा लिखा हूं। अब यहाँ पे देखिए जो E1 और E2 है इसको मैं क्या माना हूं, x के बराबर माना हूं। इसका मतलब E1 की जगह मैं x लग सकता हूँ, E2 की जगह भी x लग सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस 2, E1 की जगह x और E2 की जगह भी x रखोगे और यहाँ पे cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर का x नहीं 2 और x इंटू में x है, x का x में मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2 थीटा, तो इसको यहाँ पे छाप लीजिए आप लोग। अब क्या बोलोगे आप लोग, बोलोगे कि इसमें 2x स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बताओगे आप लोग 2x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से 2x स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए आप लोग। जब 2x स्क्वायर को कॉमन करेंगे आप लोग तो बचेगा क्या, 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा, और जब 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा तो हम लोग को cos 2 थीटा का फार्मूला भी पता है, क्या cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला यह होता है और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो फार्मूले होते हैं, दो फार्मूले और होते हैं, लेकिन मैं दो ही फार्मूला यहाँ पे लिखा हूं। मुझे ऐसे फार्मूले को यूज करना है कि जो ये माइनस है, जो ये 1 है, ये 1 क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो अगर मैं इस वाले फार्मूले को यहाँ पे रखूंगा तो यह 1, जो यह वाला 1 है, यह नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले फार्मूले को यहाँ पे रखता हूं तो जो यह वाला माइनस 1 है, इस प्लस 1 को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसी वजह से जो cos 2 थीटा है उसकी जगह मैं यही बात यहाँ पे छापा हूं, देखो यहाँ पे। तो अंडर रूट में क्या होगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू यही वाला फार्मूला रखता हूं। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1, कहानी हो जाएगी समाप्त। जब इसकी कहानी इसके साथ समाप्त हो जाएगी, इसके बाद क्या बचेगा आप लोग, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, दो दूना कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब e इक्वल टू अंडर रूट में 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, कड़ी से बाहर निकालिए आप लोग।
जब कड़ी से बाहर निकालोगे आप लोग तो इसका मतलब 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है, cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब E इक्वल टू 2x cos थीटा आ गया है। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग, x तो आप लोग को पता है, x आप लोग यही वाली वैल्यू माने हुए हो, लेकिन आप लोग के पास एक cos थीटा आ गया है, और cos थीटा का मान कैसे निकाल सकते हो आप लोग, आप या तो इस वाले समकोण त्रिभुज को ले लो आप लोग, या तो इस वाले समकोण त्रिभुज को ले लो आप लोग, किसी भी समकोण त्रिभुज को लेके आप लोग cos थीटा का मान निकाल सकते हो। तो इसका मतलब अगर पूछो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। अगर cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है तो आधार कितना है, यहाँ पे यल है तो यल लिख लो, और कड़ की लंबाई कितना है, अंडर रूट में देखो आप लोग एल स्क्वायर, नहीं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इसका मतलब cos थीटा का मान कितना होगा, एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे cos थीटा का मान निकाल चुके हो आप लोग, और यहाँ पे x का मान आप लोग को यहाँ पे पता ही है, दोनों वैल्यू यहीं पे पुट अप कर लो इस वाले समीकरण में। तो इसका मतलब E इक्वल टू, देखिए 2 है तो 2 को छाप लीजिए आप लोग, और ये x की जगह क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, इस स्क्वायर से जो ये कड़ी हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और गुणे यहाँ पे जो चीज है इस चीज को यहाँ पे छापिए आप लोग। और कड़ी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, कड़ी का मतलब आप लोग 1/2 समझते हो, इसका मतलब इसको लिख सकते हो, इस बात को लिख सकते हो, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/2, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2। अगर आधार समान होता है, घाते आपस में क्या होते हैं, जोड़ते हैं, इसका मतलब जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यह दोनों जुड़ेगा, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे q और यहाँ पे l, इसका मतलब 2ql। और आप लोग को अच्छे तरीके से पता है क्या, 2ql किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिखूंगा p। और एक बात और आप लोग को ध्यान देना है क्या, कि जो यह यल दूरी है, यह क्या है, बहुत छोटी दूरी है, किसके अपेक्षा, इस आर की अपेक्षा। अगर यहाँ पे यल बहुत छोटी दूरी है आर की अपेक्षा, तो उस बात को यहाँ पे लिखा हूं, यदि एल लेस देन आर, तो इसका मतलब जो एल स्क्वायर होगा वो और लेस देन होगा किसके अपेक्षा, आर स्क्वायर की अपेक्षा। तो इसका मतलब जब यल बहुत छोटी वैल्यू होगी तो एल को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जब यल को हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, एल को जब छोड़ेंगे इसका मतलब इस एल को हम लोग नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे, तो इसका मतलब आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए आर स्क्वायर की पावर 3/2। आपको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब जब इस पावर का इस पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 खत्म होगा, इसका मतलब आर क्यू हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपन आर क्यू। तो अगर कोई आप लोग से पूछ रहा है, अगर आप लोग से कोई पूछ रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए क्या, यहाँ पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर क्यू होता है, ठीक ना। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो अच्छी स्थिति पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और निरक्षीय स्थिति पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वह आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछता है। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो यह वीडियो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और मैक्सिमम लोग के पास जितने भी आप लोग के ग्रुप होगा उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।